क्योंकि मेरा क्यों रखा है भाई? इंडिफरेंस कर्व आईसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसे बोलते हैं हम आईसी की विशेषताएं, आईसी की विशेषताएं। और एक तो सभी बच्चों को भेज दो, लिंक भेज दो। हेलो आशु, तनुष हेलो, बबीता ओके, अनमोल नमस्ते। और आर्यन जी क्या कहते हैं, यहाँ पर ना कमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड करने। वन टाइम अगर आप आए सीधा आप गुड इवनिंग जो मर्जी बोलो, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको कोई करेक्ट कर रहा है तो मे बी वो करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह भिड़ंती लेकर आनी है, ठीक है, कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। अगर आपको कोई बोल दे कि रात हो रही है, नहीं मैं तो सुबह बोलूंगा, तो ये तो लॉजिकल नहीं होगा ना, फिर अच्छा थोड़ा लगता है। नेट नहीं चल रहा है, 15 मिनट बाद अटेंड करूंगा, अभी बस मैं हूँ भाई जी। ओके प्रिया नमस्ते, अंजलि गोस्वामी हेलो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना एक टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी हमने पढ़ रहे थे, ठीक है। वन सेकंड, ठीक है, डे 10 है तो मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूँ। देखो भाई, ठीक है, ओके नैन्सी राधे राधे, राधे राधे, मेरी आवाज आ ही रही होगी सबको। ओके आर्यन ओके, तो बस समझना जरूरी है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जब होती है, आईसी की विशेषताओं की बात होती है, तो हमने लास्ट क्लास मतलब कल के दिन हमने 3 विशेषताएं पढ़ी थी, ठीक है। कल के दिन 3 विशेषताएं पढ़ी थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी पता आपको? अगर आपको पता है तो फटाफट तीनों विशेषताएं लिखनी, बस तीनों लिखनी है और कोई नहीं लिखनी, तीनों की तीनों लिखनी है। फर्स्ट क्या थी? आईसी स्लोप डाउनवर्ड। चलो भाई तुम 2 लिख रहे हो, मैं भी फास्ट लिख रहा हूँ, देखते हैं कौन जल्दी लिखता है ना। ओके, कौन जल्दी लिखता है? किसने लिखा अभी तक? अभी तक मतलब मैं ही फास्ट चल रहा हूँ, चलो ठीक है। देखो मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ना। मैं जीत गया, मैं जीत गया, ऐसा है क्या? चलो भाई देखो, यहाँ पर बहुत लोगों ने आंसर लिखे हैं, 20 बच्चे आए हैं। आईसी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड एंड हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और एक और चीज, सबसे पहली चीज, डेफिनेशन ऑफ आईसी। आईसी की डेफिनेशन याद है आपको? आईसी की परिभाषा, आईसी की परिभाषा क्या है भाई? क्या है आईसी, क्या कहता है? सानिया अंसारी बहुत बढ़िया, अंजलि गोस्वामी, नैन्सी, प्रिया, साहिल और आशु, प्रिया यादव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है।
ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, आईसी स्लोप डाउनवर्ड, थोड़ा लेट आ रही हो कोई बात नहीं। देखो भाई बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है, ठीक है। आज कोशिश करूंगा, जहां तक है आज मैं आपको फ्री कर दूंगा 9:45 पे फ्री कर दूंगा, ठीक है। 9:45 पे फ्री कर दूंगा, और 10th को भी थोड़ा सा आज थोड़ा वो भोजन की व्यस्तता हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी। डेफिनेशन ऑफ आईसी, हमें पता है कि आईसी क्या करता है, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स के कॉम्बिनेशंस को शो करता है। ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और इट्स मीन फुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बहुत नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता है, ये हमने डेफिनेशन को बताया कि आईसी दो प्रतिस्थापक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है और सभी संयोग एक दूसरे के बराबर संतुष्टि प्रदान करते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। आईसी स्लोप डाउनवर्ड, यस हमें पता है, क्योंकि एक कंज्यूमर दो सब्स्टिट्यूट गुड्स ले रहा है और उसमें वो फुली सेटिस्फाई है, तो वो दोनों ही गुड्स का कंजप्शन एक साथ नहीं बढ़ा सकता, दोनों गुड्स का कंजप्शन उपभोग एक साथ नहीं बढ़ा सकता। तो अगर उसे एक का उपभोग बढ़ाना है तो दूसरे का उपभोग कम करना पड़ेगा। इट्स मीन आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, अ कंज्यूमर कैन नॉट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ बोथ गुड्स टुगेदर, सो देयरफॉर इफ ही वांट टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, तो ही शुड डिक्रीज द अदर गुड्स, और ही हैज टू डिक्रीज द अदर गुड्स, ठीक है ना। तो उसे करना ही पड़ेगा, ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात क्या बोला हमने बोला आईसी स्लोप, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब जब वो कॉन्केविटी की बात करता है तो कॉन्केविटी में वो सीधी सी एक बात बोलता है कि अगर वो कॉन्केविटी की बात करेगा, उन्नतोत्तर की बात करेगा, तो ये स्लोप की बात करेगा, ढलान की बात करेगा। मैंने पूरा अच्छे से समझा। और ढलान कैसे होता है, ढलान इसका क्या होता है, ढलान बढ़ रहा होता है कि घट रहा होता है, तो इसका ढलान डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका ढलान जो होता है स्लोप डिक्रीजेस, घटता है, इसका ढलान क्या है, घटता है, इसीलिए इसके ढलान का नाम क्या है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या करता है, घटता है। तो अगर आपसे कोई पूछे सर स्लोप, आईसी स्लोप क्या करता है, आईसी स्लोप ऑप्शन दे दिया 1 मार्क्स में, तो क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हमने तीसरी पढ़ी। दूसरी पढ़ी तो तीसरे नंबर पे क्या, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यस बिल्कुल भाई, हायर आईसी, हमने बोला है जो ज्यादा से ज्यादा गुड्स लेता है उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या कहते हैं, हु हैज क्या कहते हैं मोर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन मोर देन द लेस नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है, मोर देन दैट पर्सन हु हैज लेस नंबर ऑफ गुड्स। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हायर आईसी मींस हायर गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो ऊंचा तटस्थ वक्र है वो ऊंची संतुष्टि इसीलिए देगा क्योंकि ऊंचा तटस्थ वक्र ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स को बताता है, ज्यादा वस्तुओं की संख्याओं को बताता है, सर्विसेज की संख्याओं को बताता है। जब ज्यादा संख्याओं को बताएगा तो ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। अब हमारा पॉइंट नंबर 4 बनता है, क्या बनता है, पॉइंट नंबर 4, मैं पॉइंट नंबर 4 को यहां लिख देता हूं अलग कलर से, बिल्कुल। पॉइंट नंबर 4 बोलते हैं टू आईसीज नेवर intersects or touches each other। तो क्या बोलते हैं, दो आईसी, जो दो तटस्थ वक्र, इसे तटस्थ वक्र लिखते हैं, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को छूते या काटते नहीं हैं। भाई बहुत नॉर्मल सी बात। ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है दो आईसी कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, टच नहीं करते, ना ही इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। महक ने जवाब दिया है, ठीक है। अच्छा, तो चित्रार्य, सॉरी भाई थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या, दो आईसी कभी भी एक दूसरे को ना तो टच करते हैं ना ही काटते हैं, ना तो टच करते हैं और ना ही काटते हैं। आप देख रहे हो, ना इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है, ना तो कभी छूना है और ना कभी काटना है। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये डेफिनेशन मतलब ये जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको प्रूव करने के लिए हमें दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता चलेगा, या कह लो एक पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, और एक पॉइंट ये है डेफिनेशन। अगर मान लेते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पॉइंट नंबर 4 साफ साफ बोल रहा है टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट, नेवर लिख रहा है भाई, नेवर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख रहा है, कैन नॉट भी नहीं लिख रहा, कर सकते भी नहीं लिख रहा, छूते ही नहीं है जी, कभी नहीं छूते और कभी टच भी नहीं करते, एक दूसरे को कभी नहीं छूते और कभी भी टच नहीं करते।
उसको प्रूव करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और डेफिनेशन ऑफ आईसी। ये 2 पॉइंट मेरे लिए जरूरी हैं, आपके लिए जरूरी है प्रूव करने के लिए। क्यों? अगर मान लेते हैं मैं एक बारी को प्रूव करके दिखाता हूं कि 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं करते? अगर ये दोनों बातें सच हैं, अगर ये दोनों बातें सच हैं तो ये कभी भी टच नहीं करेंगे, ये बात भी सच हो जाएगी। इसका मतलब कभी भी आप बोलोगे नहीं जी करके दिखाओ, 2 आईसी को एक दूसरे पे भिड़ा के दिखाओ, देखो भिड़ तो रहे, ऐसा भी हो सकता है। मगर मैं कह रहा हूं अगर ये दोनों बातें सच हैं, डेफिनेशन ऑफ आईसी और पॉइंट नंबर 3 अगर बिल्कुल करेक्ट है जी, अगर बिल्कुल करेक्ट है, तो पॉइंट नंबर जो 4 है ना, वो कभी भी एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करने वाला। प्रूव करके देख लेते हैं जरा, ऐसा करके देख ही लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 को देख ही लेते हैं। तो हमने क्या करा, हम पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, अपने ग्राफ बना लेते हैं, डन है। और यहाँ पर क्या होता है, आप देखोगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये मान लेते हैं गुड ए है, ये मान लेते हैं गुड बी है, ये मान लेते हैं आपका IC1 है, ये मान लेते हैं IC2 है। अब आप देखो भिड़ तो गए, अभी तो बोला नहीं भिड़ेंगे, और अब देखो भिड़ा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये हम बोल रहे हैं भिड़ते नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को टच नहीं करते। मगर यहां तो मैंने करवा दिया। अब अगर करवा दिए तो इसको प्रूव करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक है, नमस्ते नमस्ते अभय नमस्ते। ठीक है, तो होगा नहीं होगा जरा देख लेते हैं कैसे। पहली बात तो मैंने आपको बोला हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरी डेफिनेशन करेक्ट है, ठीक है, तब भी ये काम नहीं होगा। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, ये दोनों ही चीजें मेरे को चाहिए। पहली बात क्या कह रही है, पहली बात अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं यहां पर एक पॉइंट डाल देता हूं, ठीक है, और ये वाला पॉइंट डाल देते हैं। तो आप देखोगे ये मैंने यहां पर एक पॉइंट बना दिया, ठीक है, और इसी पॉइंट पर मैं आपको 2 अलग अलग चीजें भी दिखा देता हूं। ठीक है, ओके। तो भाई अभी ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, आप बड़े आराम से इस चीज को समझना क्या कह रहा है। ये पॉइंट साफ साफ बोल रहा है कि मान लेते हैं गुड ए की कोई 20 यूनिट ले रहा है, गुड ए की कोई 20 यूनिट ले रहा है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए। ए की जगह में कुछ और नाम दे अपना, रुको, आप बोलोगे कि नाम तो सेम होने लगे, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम, मान लेते हैं एम, ये हमने नाम दे दिया एम। तो अब देखो ये किस पे लाई कर रहा है, IC2 पर। तो IC2 क्या कह रहा है, एम जो पॉइंट है, इसका मतलब एम पॉइंट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो यहां पर एक पॉइंट मैंने बनाया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं Z। क्या Z तो नहीं रखते, काम करते हैं कुछ और रख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं S, ठीक है। तो यहां नाम रख दिया मैंने S। तो वो बोल रहा है कि IC2 के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन बोलती है कि M से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, ठीक है, M सेटिस्फेक्शन, M से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो N से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर है। यस और नो? M से मिलने वाली जो संतुष्टि है, मुझे बताना वो N से मिलने वाली संतुष्टि के बराबर होगी नहीं होगी, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यस और नो बताना जरा। M से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो N लिखा मैंने, नहीं N नहीं लिखा, S लिखा है, सॉरी, ठीक है, किससे, S से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर है कि नहीं है, बताओ भाई जल्दी बताओ मेरे को। अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है कि M से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, जो M लिखा है, M लिखा है IC2 पर और S भी लिखा है IC2 पर, तो बताओ M से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन S से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर होना चाहिए, और होगा भी IC अकॉर्डिंग टू IC2। यस और नो? यस, पता चल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और ऐसे ही अगर मैं देखूं IC1 के अकॉर्डिंग भी, IC1 के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर क्या पॉइंट बना देता हूं,
यहां पॉइंट बना दिया मैंने n, तो हम क्या लिख रहे हैं, n से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, n से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, संतुष्टि s से जो मिलेगा सेटिस्फेक्शन उसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, आप देखोगे क्या होगा, हम यहां देख रहे हैं कि m से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, m से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, s से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर हैं। IC1 के अकॉर्डिंग देखें तो n से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, s से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर है। और अगर आप देखो तो आप यहां देखोगे कि ये दोनों तो बराबर है, s इक्वल टू तो s है। अगर s इक्वल टू s है तो m भी n के बराबर होना चाहिए। तो हमने बोला सो m शुड बी इक्वल टू n। भाई m जो है, अगर हम देखें तो m जो है, m को n के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग, अगर s के बराबर है तो देखो m s के बराबर है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, n s के बराबर है, ये भी सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो s तो भाई s के बराबर है ना, तो m से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन n से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए। मगर क्या ये दोनों एक ही जगह पर है, m और n? मुझे बताओ m और n एक ही जगह पर हैं, ये बताओ पहले, क्या m और n एक ही पोजीशनिंग पर रखे हुए हैं या एक ही जगह लोकेट हो रखे हैं, ये बताओ। हाँ भाई बताओ जल्दी से, m और n एक ही जगह लोकेट हो रखे हैं? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, बहुत धीरे बोल रहे हो आप लोग। नहीं हो रखे, तनुष बोलना नहीं हो रखे, प्रिया भी बोली नहीं हो रखे, और बच्चे बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे, और बच्चे बोल रहे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा है क्या भाई? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो m से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन s से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर होगा IC2 के अकॉर्डिंग, और अगर IC1 के अकॉर्डिंग देखें तो n से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन s से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर होगा। तो भाई जब m s के बराबर है और n भी s के बराबर है, तो भाई दोनों ही केस में s और s तो बराबर हो गए ना, s तो s के बराबर है, तो m को भी तो n के बराबर होना ही चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, m को n के बराबर होना चाहिए, बट ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? तो हम बोलते हैं देखो अकॉर्डिंग टू द क्या, हाइयर आईसी, हाइयर आईसी याद है, हाइयर आईसी गिव्स हाइयर सेटिस्फेक्शन। अभी पढ़ा ना हमने कि हाइयर आईसी क्या करता है, हाइयर सेटिस्फेक्शन देता है। तो हमें यार यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है कि n इज ग्रेटर देन m, तो n से तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए m के अकॉर्डिंग, m से ज्यादा n का सेटिस्फेक्शन है। तो ये तो खुद ही बोल रहा है, क्यों? n के पास जो नंबर ऑफ गुड्स है वो ज्यादा है। कैसे है भाई? देखो आप m के पास देखोगे तो m के पास एक 20 का बकेट है और एक मान लेते हैं 8 का बकेट है, और जबकि n के पास एक 20 का बकेट है, एक 16 का बकेट है। तो बताना जरा किसके पास ज्यादा गुड्स हैं? सीधी सी बात है, n हैज मोर गुड्स देन m। भाई n के पास m के मुकाबले ज्यादा गुड्स हैं। मेरी बात समझ आ गई? अगर हमारी डेफिनेशन और हमारा पॉइंट नंबर 3 अगर पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है तो पॉइंट नंबर 4 मतलब मींस दो आईसी कवर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, प्रूव हो जाता है। अगर ये दोनों बात करेक्ट है, अगर दोनों बात झूठी है तो कर लो जो मर्जी करना है। मगर हम बोलते हैं कि भाई डेफिनेशन भी सही बात कहती है, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहता है। अगर ये दोनों बातें सच्ची हैं और सच्ची हैं, इसलिए दो आईसी कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो थम्स अप कर देना जल्दी से, और नहीं आ रही है तो बोल देना दोबारा समझा दो। रक्षित जी ने थम्स अप कर दिया। लास्ट वाला पढ़ने वाले हैं, लास्ट। अगर आप पहले सब लोग बोल देते हो, थम्स अप कर देते हो, तो लास्ट पहुंचते हैं। डन, बहुत बढ़िया। चलो तो हम 5th पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 भी एक और चीज है, और वो क्या कहती है उसको भी करते हैं शुरू। यहां तक इतने बच्चों का आ चुका है। लास्ट टॉपिक करते हैं, लास्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है अपने को? बहुत आसान सी बात कहती है, वो बहुत नॉर्मल सी बात कहती है। वो बोलती है
ICs never touches x-axis and y-axis। ठीक है, IC कभी भी x अक्ष एवं y अक्ष को छूते नहीं हैं, बहुत आसान सी बात। इसके बाद में मुझे बजट लाइन पढ़ानी है आपको, बजट लाइन पढ़ा दूंगा मैं 15 मिनट में, तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे पैसे में। तो बोलने y एक्सेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, ये बोल रहे हैं ऐसा। लो भाई मैंने ग्राफ बना दिए, अभी ग्राफ नहीं बनाए, ग्राफ बना देता हूं। वो बोल रहे हैं ना तो भाई ये ऐसे करेगा, मींस आईसी ऐसा नहीं करेगा कभी भी, ठीक है, और ना आईसी ऐसे करेगा, ना ही आईसी ऐसे करने वाला है, ना ही आईसी ऐसे करने वाला है, ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है। बोलते हैं जी क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो भाई ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या बोला है भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हेलो पटवाल जी, ठीक है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो मुझे ये बताओ क्या इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कॉम्बिनेशन टू गुड्स का रहेगा? कॉम्बिनेशन टू गुड्स का रहने वाला है? मुझे बताओ, या इस पॉइंट पर कॉम्बिनेशन टू गुड्स का रहेगा? बताओ भाई, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कॉम्बिनेशन टू गुड्स का रहेगा? ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कभी भी ये y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन ही जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। यहां पर क्या नहीं हो पा रही है? जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। बात समझ आ रही है? बहुत आसान सी बात है। यहां पर आपका क्या जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है? यहां पर जस्टिफाई नहीं हो पा रही है क्या? आपकी डेफिनेशन। जब डेफिनेशन जस्टिफाई नहीं हो रहा तो ये वाली बात भी बिल्कुल सच है। जनरली पेपर में 3 शुरू के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं। आपकी बारी में भी उम्मीद 3 पॉइंट्स की तो है ही, ठीक है, आप ये सोच लो, आपकी बारी में भी 3 पॉइंट की तो बात है ही। ओके, तो इतनी बात समझ आ गई है? अंडरस्टूड लिखो, डन लिखो, जो मर्जी लिखना है लिखो, ठीक है। और फिर मैं आ जाता हूं किसमें, इसके नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कहते हैं हम बजट लाइन, बजट कर्व, बजट सेट, सब कुछ, प्राइस लाइन, इस वाले टॉपिक में पहुंच जाते हैं। और करता हूं मैं शुरू उसको। अगर आप लिख देते हो डन, थम्स अप, कुछ करते हो तो जल्दी से मुझे फास्ट रिप्लाई चाहिए थोड़ा से ना। और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जरूर लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो लाइव है। डन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पे टॉपिक आता है बजट सेट का, टॉपिक आता है बजट सेट का। तो हम देखते हैं बजट सेट। इसे कहते हैं बजट समूह। बजट समूह, देखो भाई, बजट समूह, बजट सेट क्या होता है? पहली बात तो हम यहाँ पर कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, और कंज्यूमर के हमने पहले से अजम्पशन ले रखा है कि वो 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, पहली बात कर रखी है इंडिफरेंस करना है। तो हमने जो करना है वो बजट बनाना है, किसका? एक कंज्यूमर का, एक कंज्यूमर की गिवन इनकम के बेसिस पर और मार्केट प्राइस के बेसिस पर, ठीक है, किसके बेसिस पर? गिवन इनकम के बेसिस पर और मार्केट प्राइस के बेसिस पर हमें एक कंज्यूमर का बजट बनाना है। तो हम वो बजट बना लेते हैं, ठीक है।
तो बजट बनाने में कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम करना है। वो क्या करना है, हमें कुछ कॉम्बिनेशन लेने हैं। कॉम्बिनेशन, संयोग कहते हैं इनको, संयोग, ठीक है। अच्छा जी, संयोग या संभावना, कॉम्बिनेशन आप बनाओगे। मैं यहां पर ले रहा हूं गुड ए और यहां ले रहा हूं गुड बी। गुड ए एंड गुड बी, दो चीज ले लें। और यहां लिख रहा हूं मैं टोटल इनकम। टोटल इनकम, कुल आय। आपको अपनी टोटल इनकम के बेसिस पर कॉम्बिनेशन को बनाना है। कॉम्बिनेशन बहुत बनेंगे, देखो जरा पहले देख ही लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आपके लिए देखो यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ, गुड ए का प्राइस, इसलिए मैं पी ए लिख रहा हूँ यहाँ पर। प्राइस ऑफ गुड ए 10 रुपए है पर यूनिट। 1 यूनिट 10 रुपए की है। और पी बी 20 रुपए का है, ठीक है। ये 10 रुपए का और ये 20 रुपए का। टोटल इनकम आपके पास 600 रुपए है। टोटल इनकम आपके पास 600 रुपए है, ठीक है। तो हम 600, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हमने यहां पर डेफिनेशन तो अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो गुड ए का प्राइस ले लिया, गुड बी का प्राइस ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, गुड ए का प्राइस है हमारे पास, गुड बी का प्राइस है, टोटल इनकम कुल आय भी है हमारे पास। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब मान लो मैं यहां पर कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। पहला कॉम्बिनेशन है कि अगर 600 इनकम से मान लेते हैं कि सारा का सारा मैंने गुड ए खरीद लिया। अगर सारा का सारा मैंने गुड ए खरीद लिया तो ये कितना आएगा, 60 यूनिट गुड ए की आएंगी और गुड बी की 0 यूनिट आएंगी। ऐसा ही होगा ना। 600 रुपए मेरे पास है और 10 रुपए का गुड ए आ रहा है, 20 रुपए का गुड बी आ रहा है। मगर मैंने सोचा मैं सारा का सारा इनकम ना गुड ए खरीदने में लगा देता हूं, तो मेरे पास 60 यूनिट आएंगी किसकी, गुड ए की। मगर गुड बी के लिए मेरे पे पैसे ही नहीं बचेंगे, तो ये कितने आएंगे, 0 यूनिट। तो ये बना पहला कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बी बनाऊं तो कॉम्बिनेशन बी क्या कहता है कि मान लो आप गुड बी ही सारा खरीद रहे हो, गुड ए खरीद नहीं रहे। तो जब गुड ए खरीद नहीं रहे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो भाई 600 रुपए में गुड बी आएगा कितना, 20 रुपए का एक है तो 30 यूनिट आएंगी, तो भी टोटल खर्चा कितना, 600 रुपए। भाई ये दोनों बात समझ आई कि नहीं आई, पहले मुझे बताओ फटाफट, मुझे बताओ जरा। थम्स अप, अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड, डन, जो मर्जी लिखना है लिखो। मुझे बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी। आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई अब वहीं पर अगर हम और आगे कॉम्बिनेशन देखते हैं तो मैंने सोचा कि यार मैं कॉम्बिनेशन सी यूज कर लेता हूं। क्या करता हूं कॉम्बिनेशन सी, कि मान लो अगर मैं इसके 50 यूनिट लूं तो 500 रुपए तो इस पे खर्च हो गए गुड ए पर ही, बचे कितने, 100 रुपए। बचे कितने, 100 रुपए। अब जैसे नेहा से मैं पूछूं कि नेहा मुझे बताओ कि गुड ए पर आपने गुड ए की 50 यूनिट ली तो कितने खर्चे हुए। उसने बोला सर 50 ली तो 10 गुना 50 500 रुपए। बचे कितने जी, 100 रुपए। तो 20 रुपए की यूनिट है और 100 रुपए बचे तो कितने बिल हो गए। तो बोला सिर्फ 5 ही ले पाएंगे तो हम, तो कुल मिलाकर आपके पैसे खर्च कितने हो जाएंगे, 600 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हमने कॉम्बिनेशन डी की बात करी, मैंने पूछा अक्षरा से, अक्षरा अगर मैं सोचूं कि मैं इसको 40 ले लूं तो भाई आप गुड बी कितने लोगे, तो आप बोलोगे 400 रुपए। अक्षरा बोलेगी 400 रुपए इस पे खर्च हो जाएंगे क्योंकि 40 यूनिट ली, 10 रुपए का है, 400 खर्च हुए, बचे 200 रुपए जो इस पे ही खर्च करेंगे। एक 20 रुपए का है तो इसका मतलब 10 यूनिट ले लेंगे, कुल मिलाकर ये भी 600 खर्च हो जाएगा, यहाँ भी 600 हो जाएगा। अब भाई हमारे पास कौन आ गया, हमारे पास अनमोल आ गया। अनमोल को मैंने बोला कि अनमोल अगर मैं ये 15 ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा। तो उसने बोला सर 15 लेंगे, 20 रुपए का एक है, 15 लिए तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हाँ जी 300 रुपए तो इस पे खर्च हो गए, बचे 300 किस पे खर्च करें, ओ 10 रुपए का है तो यार एक काम करते हैं 300 रुपए में 10 रुपए का लेंगे तो ये 30 यूनिट हो जाएंगे, कुल मिलाकर ये भी 600 रुपए खर्च हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है, यस और नो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं होने वाला। एक दो और ले लेते हैं, जैसे महक को देख लेते हैं, ठीक है। हमने बोला कि महक अगर हम यहाँ पर 20 ले लेते हैं इसको, ठीक है, तो बताओ भाई आप क्या होगा, 600 रुपए आपको टोटल खर्चा करना है।
तो उसने बोला सर आप अगर ना गुड बी 20 लेते हो ना तो 20 का मतलब है 20 इंटू 20 400 तो यही खर्च हो गए, बचे 200 तो वहां वो किस पे खर्च करें, तो सर ना उसको ए पे कर लेते हैं, तो ये भी 20 आएगा। अरे वाह, बेहतर कॉम्बिनेशन, 20 इसके 20 इसके, होगी पार्टी डन। ठीक है, अब हमने सोचा कॉम्बिनेशन जी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने किसी को और किसको पकड़ते हैं, तो हमने किसको सोचा, हमने सोचा तनुष को ले लेते हैं। तनुष से पूछा तनुष अब मैं सोच रहा हूँ यार इसको ना 10 ही लेता हूँ। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसको 10 लूंगा तो ये कितने ले सकता हूँ, तो तनुष ने बोला सर इसको अगर हम 10 लेंगे तो 100 ही रुपए खर्च होंगे, 500 रुपए बच गए, तो 500 के तो 25 यूनिट ले सकते हैं हम, और इस पर भी हम 600 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब हम ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कुल मिलाकर इतने कॉम्बिनेशन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे कॉम्बिनेशन बने हैं ये सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बजट सेट। अब आपको पता ही है सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है टेबल। समूह का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब क्या होता है भाई, टेबल। और टेबल यही तो बताया था हमने, एक तालिका। अब कोई भी आसानी से डेफिनेशन बना सकता है, तो एक तालिका क्या, तो बजट सेट का मतलब क्या होगा, बजट सेट इज अ टेबल showing combination of two goods, भाई कॉम्बिनेशन टू गुड्स का बता रहा है, विच अ कंज्यूमर कैन परचेज। यहां पर क्या बोलेंगे हम, विच अ कंज्यूमर कैन परचेज। ठीक है, ओके, तो विच अ कंज्यूमर कैन परचेज, क्या परचेज, बाय गिवन द गुड्स इनकम, बाय द गिवन द गुड्स प्राइस एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई बहुत नॉर्मल सी बात, बहुत ही आसानी से बात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट सेट, तो बजट सेट इज अ टेबल, यस, showing what's showing combination of two goods which a consumer can purchase or buy by given his income and the market price of the goods basis। बात समझ आ रही है पटवाल जी, आज 10:10-15 पे है, 10:10 पे क्लास तो 12th की। तो यहाँ आप देखोगे तो बजट सेट की हिंदी में डेफिनेशन बनाते हैं, बजट समूह दो वस्तुओं की विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली एक तालिका है। तो बजट समूह दो वस्तुओं, गुड ए गुड भी है यहाँ पर, गुड एक्स गुड वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो वस्तुओं की विभिन्न संभावनाओं या संयोगों को दर्शाने वाली एक तालिका है, ठीक है, जिसे एक उपभोक्ता खरीद सकता है, ठीक है, उसकी दी हुई आय तथा वस्तुओं की बाजार कीमत पर। ठीक है, वस्तुओं की बाजार कीमत पर। बात समझ आ रही है, क्लियर है इतनी बात मेरी। बजट समूह दो वस्तुओं की विभिन्न संभावनाओं या संयोगों को दर्शाने वाली एक तालिका है, जिसे एक उपभोक्ता वस्तु की दी गई कीमत तथा उपभोक्ता की दी गई आय के आधार पर खरीद सकता है। अगर मेरी बात और डेफिनेशन कंप्लीट है तो थम्स अप कर सकते हो, बता सकते हो डन, और फिर मैं आपको इसके ग्राफ की तरफ को आ जाता हूं। ठीक है, खेल नहीं था, डन देख लेते हैं। देखो भाई, मैं यहां पर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। देखो भाई यहाँ पर क्या है ना, मैं नंबरिंग लिख देता हूँ, ऐसे ही नंबरिंग डाल देता हूँ। ठीक है, जनरली हमारे पे नंबरिंग अलग अलग तरीके से है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके डालना। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ 10, 20, 40, 50, 70, 80। देखो भाई ये 10 नंबर लिख दिया मैंने, 20 लिख दिया, 30, 40, 50, 60,
70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मुझे बताना है यहाँ पर गुड ए कहाँ लिखूं, गुड बी कहाँ लिखूं? मुझे बताना गुड ए और गुड बी कहाँ लिखूं, गुड ए को कहाँ लिखूं और गुड बी को कहाँ लिखूं? जल्दी बताना भाई। किसी ने बताया मेरे को अभी तक? अभी तक तो नहीं बताया। गुड बी को एक्स पर, गुड ए को वाई एक्सिस पर। ओके, तो गुड ए वाई पर लिख देते हैं, गुड बी को। ऐसा क्यों करेंगे? तो बस ऐसा इसलिए करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे, आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पर हमेशा उन यूनिट्स को रखना है, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूट गुड्स आ रहे हैं, दो ही गुड्स आ रहे हैं, तो हमेशा क्या करना है, उसको रखना है जिसके नंबर्स ज्यादा हैं। तो नंबर हमारे पास यहाँ पर किसके हैं? शुरू में ही पता चल रहा है हमको, शुरू में क्या पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, इसके नंबर ज्यादा हैं। मैं दोनों को ही लोकेट कर लेता हूँ पहले से, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि इसके 60 यूनिट ज्यादा ले सकते हैं। जब हम इसके 60 यूनिट लेंगे तो गुड बी के कितने लेने वाले हैं? 0। और अगर हम गुड बी के 30 यूनिट लेते हैं तो हम गुड ए के कितने लेंगे? 0। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। ये पहले की 2 यूनिट बताने लगे हैं, ठीक है, पहले की 2 यूनिट बता रही हैं आराम से। और मैं एक काम करता हूँ, इसी को यहाँ पर लोकेट भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से 60, यहाँ से 30, ठीक है। अब आप इसके जितने भी नंबरों को शो करोगे ना, यहाँ पर जितने भी नंबर्स को शो करोगे आपको वही दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम 50 पे लेते हैं, तो 50 पे कितने ले रहा था भाई वो? देखो 50 पे 5 थे। देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक बॉक्स बनाया, तो आपको दिख रहा है 50 पे 5 है। 40 पे कितने? देखो ये 50 पे 5 है। अच्छा देखो 40 पे, देखो यहाँ पर 40 पे देखते हैं, थोड़ा सा देखो क्या है, 40 पे 10, ठीक है। ऐसे ही आप कहीं पर भी देखोगे ना, इवन 30 पे भी देखोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा, जबकि हमने स्केल यूज नहीं करा यहाँ पर। आप स्केल यूज करोगे परफेक्ट बनने वाला है आपका, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर आप स्केल यूज करते हो तो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो स्केल ही यूज करना, आपका बनेगा भी परफेक्ट। तो मैं सारे पॉइंट्स को लोकेट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हर जगह पे देखोगे ये पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, ये पॉइंट शो कर रहा है कॉम्बिनेशन ए, ये कॉम्बिनेशन कर रहा है सी, डी, ई, एफ, जी और ये बी। तो कॉम्बिनेशन ए से लेकर बी तक बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने, और ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं एक सीधी लाइन पे जा रहे हैं, एक सीधी लाइन पे जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। और सारे कॉम्बिनेशन की यूनिट्स हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी है? 60, 0, 50, 5, यही ना 50, 5, हाँ ये है 40, 10, ये कितना है भाई? 30 और 15, ठीक है। ये है 20 और 20, ये है आपका 25 और नहीं 25 कर रहा है, यहाँ हो जाएगा 10 और 25, और ये हो जाएगा 0 और 30, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको मिलना है, सारे कॉम्बिनेशन मिलने हैं ए से लेकर बी तक। तो आप इसको क्या बोलोगे? इसका नाम दोगे, इसी को बोलेंगे हम बजट कर्व, बजट कर्व, ठीक है। तो बजट कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बहुत नॉर्मल सी बात है, इसे बोलते हैं बजट वक्र, ठीक है, इसे बोलेंगे बजट वक्र, ठीक है। और बजट वक्र का मतलब क्या होता है? ओके, बजट वक्र का मतलब क्या होता है? बजट वक्र का सीधा सा मतलब होता है कि बजट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बजट वक्र बजट समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है, मगर कई बार इसको लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? लाइन, बजट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और लाइन क्यों बोला जाता है? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक लाइन बनी है पूरी की पूरी, तो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट, तो इसे रेखा बोल देते हैं। और पूरे को
इसी को, क्योंकि ये कीमत के आधार पर रखी हुई है, तो इसी को बोलते हैं प्राइस लाइन। प्राइस लाइन, ठीक है, कीमत रेखा। तो कीमत रेखा भी बजट वक्र का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये बजट सेट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही है। तो अगर मैं कीमत रेखा की बात भी करूं तो मैं क्या बोलने वाला हूं, प्राइस लाइन इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, प्राइस लाइन इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, क्या है प्रेजेंटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय बाय गिवन हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स बेसिस। हिंदी में कीमत रेखा दो वस्तुओं की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाली वह तालिका है जिन संभावनाओं को एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत दिए होने पर तथा उपभोक्ता की आय दिए होने पर खरीद सकता है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और आज हम बजट सेट की डेफिनेशन और बजट लाइन की डेफिनेशन बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि बजट लाइन क्या है, अटेनेबल क्या होता है, नॉन अटेनेबल क्या होता है, ठीक है, फीजेबल क्या है, नॉन फीजेबल क्या है, ये सब को हम समझेंगे। ठीक है, पोटेंशियल लेवल क्या है, ठीक है, तो ये सब हम क्या करेंगे, ये सब हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास का मतलब क्या है, पहले ही मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी टाइमिंग चेंज होने वाली है। और वो टाइमिंग क्या है सभी को बता देना कि थोड़ी सी मैं टाइमिंग क्या करने वाला हूँ, टाइमिंग चेंज करके क्या करने वाले हम, 8:30 की टाइमिंग रखेंगे हम, 8:30 से लेकर लगभग 9:45 तक या 10 बजे तक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम को और वो करने वाले हैं, क्योंकि मैं मिलूंगा, आप टीटीएस के डे में नहीं मिल पाऊंगा, मैं आपको एमडब्ल्यूएफ के डे में मिल पाऊंगा। तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ा पाऊँ। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि मैं 1.5 घंटा पढ़ा पाऊँ। तो थोड़ा कोशिश करेंगे, अगर थोड़ा टाइमिंग में इधर उधर स्लॉट चेंज हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम में जरूर बता दूंगा। ठीक है, आप इसी के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे तो टेलीग्राम में चले जाओगे, आपको पता ही है जैसा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, टेलीग्राम में सिर्फ आपको लिखना है भरत बौड़ाई इको, BHARAT BOURAIECO। ठीक है, इतना ही लिखोगे और आपको टेलीग्राम चैनल पे सीधा पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं टाइमिंग भी मेंशन कर दूंगा वहां पर कि क्या पता मैं 8:15 से ही आ जाऊं आपके लिए, 8:15 पे भी आ सकता हूं अगर मुझे 1.5 घंटा पूरा ही करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी हमारा डिस्कशन बाकी है। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे परसों वेडनेसडे को, कम से कम 1.5 घंटा उम्मीद है पूरी पूरी। ठीक है, हाँ, ओके ओके, डन, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।